हेलो फ्रेंड्स, आपका दिल इस सौ पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक के क्वेश्चन को शेयर किया है। 2 वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है। आप सब लोग उसको ज़रूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए टी पी टी GIC लेक्चर के लिए बेनिफिशियल है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जून में एग्ज़ाम है, आपको मालूम ही है। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे जून में जो प्री एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है, यानी GIC लेक्चर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे आपको क्रैक करना है। ठान लीजिए ताकि आप लोग दिसंबर में मेन दे सकें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस तथ्य पर जोर देता है कि व्यवसाय महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या है कि व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस तथ्य पर जोर देता है कि प्रतिनिधियों के चयन का आधार समाज की व्यावसायिक श्रेणी होना चाहिए, क्योंकि यह विशिष्ट हित रखने वाले सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रभावक समूह लक्षण हैं साम्यवादी प्रणालियों के, तानाशाहियों के, निर्देशित लोकतंत्रों के, उदार लोकतंत्रों के। तो इसका आंसर होगा उदार लोकतंत्रों पे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रभावक समूह प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन उदारवादी लोकतंत्र में यह अधिक सक्रिय रहते हैं। ये अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह का प्रयोग करते हैं। साम्यवादी निर्देशित लोकतंत्र तथा तानाशाहियों के शासन में एक दल या एक नेता सभी नीति निर्णय का असीमित अधिकार रखता है। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया को केवल एक ही केंद्र से चलाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कांग्रेस दल के प्राधान्य को स्पष्ट करने के लिए किसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक दल का शासन कहा? WH मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, मायरन वीनर, लॉयड रुडोल्फ और सुशान रुडोल्फ। तो इसका आंसर होगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने कांग्रेस की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पर सर्वोच्चता को देखते हुए इसे कांग्रेस व्यवस्था का एक दलीय व्यवस्था कहा, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस एक दल ही सत्ता में रहा है और वर्ष 95 तक 48 वर्षों के इतिहास में अन्य दलों का शासनकाल मात्र 4 वर्षों तक रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है ना। आपको बताना है कि राजनीतिक दलों का इनमें से कौन सा उचित कार्य नहीं है। तो इसमें है दल की विचारधारा और नीति का प्रचार करना, सही है। राजनीतिक प्रशासन के संचालन के निर्मित अधिकारियों को नियुक्त करना, गलत है, ये नहीं है कार्य। जनता और सरकार के बीच उचित संबंध स्थापित करना और सरकार का निर्माण करना, यानी ACD ये कार्य है और B नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य काम है दल की विचारधारा और नीति का प्रचार करना, जनता और सरकार के बीच उचित संबंध स्थापित करना तथा सरकार का निर्माण करना। और आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में निम्न में से किसने अल्पतंत्र के लौह कानून की बात कही थी? तो इसका आंसर होगा मिशेल्स, है ना। जैसे माइकल या मिशेल्स, यानी D सही है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है दोस्तों, आप देख लीजिए कि राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में अल्पतंत्र के लौह कानून की बात माइकल्स ने की थी या मिशेल्स ने की थी। रॉबर्ट माइकल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में अल्पतंत्र का लौह नियम कानून प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल के सारे निर्णय करने की शक्ति अंत में एक गुटतंत्र के हाथों में आ जाती है, लेकिन तंत्री वेश में इसको प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक नहीं गिना जाए। तो इसको बेंथम ने कहा है। तो बेंथम की विचारधारा थी कि यह सिद्धांत जेरमी बेंथम का है। उनके अनुसार सार्वभौम वयस्क मताधिकार व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो एक व्यक्ति एक मत की मान्यता पर आधारित हो। उन्होंने गुप्त मतदान प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने अन्य कई सुधारों का सुझाव दिया, जैसे संसदीय कार्रवाई प्रकाशित करने में प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना,
सार्वजनिक अधिकारों के दायित्वों को परिभाषित करने के लिए संहिता आदि। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया? एडम स्मिथ, मिल, स्पेंसर और बोसांके। तो स्पेंसर ने इसको किया है, जो कि डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है। हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह कहा कि राज्य को किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार जो योग्य होंगे वे जीवन चक्र में स्वयं बच जाएंगे। उनके अनुसार राज्य का उचित कार्य क्षेत्र व्यक्तियों की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक दुश्मनों से रक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स ने जिस विचार को अस्वीकार किया हुआ है दैवी अधिकार, यानी हॉब्स ने दैवी अधिकार को एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि नैसर्गिक नियम, नैसर्गिक अधिकार और सामाजिक संविदा को स्वीकार किया है। और इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं कि लेवियाथन ने व्यक्ति के दैविक अधिकार के सिद्धांत का विरोध किया है। सामाजिक संविदा का प्रणयन करते हुए हॉब्स ने प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अवस्था के सामाजिक, नैसर्गिक, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह कहा कि शासकों को किसी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए? दोस्तों, तो इसने प्लेटो ने कहा है। प्लेटो के अनुसार शासकों को किसी प्रकार की अपनी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। प्लेटो ने संपत्ति की यह व्यवस्था शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए की है। उत्पादक वर्ग के लिए यह व्यवस्था प्लेटो आवश्यक नहीं समझता। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासकों की अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। उन्हें केवल उतनी ही जीवन सामग्री दी जाएगी जो कि उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगी। वे किसी भी संपत्ति का संचय नहीं करेंगे और न ही उनका घर अपना परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य को व्यक्ति से पूर्व माना? हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, एच.जी. लॉस्की, थैसीमिकस। तो इसमें अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, आप सब लोग को मालूम होगा। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पूर्व माना है। उनके अनुसार जिस प्रकार संपूर्ण शरीर के बिना पृथक अंगों का ना हो तो कोई अस्तित्व है, ना कोई महत्व है, उसी प्रकार राज्य के बिना कोई महत्व नहीं होता, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य स्वसिद्धिकरणगत और स्वप्रत्यक्षीकरणरत व्यक्ति है ना। यह अभिमत प्रतिपादित किया था, यानी एक कथन है कि राज्य स्वसिद्धिकरणगत और स्वप्रत्यक्षीकरणरत व्यक्ति है। तो कांट ने, फिक्टे ने, हीगल ने और बोसांके ने। तो इसका आंसर होगा हीगल ने। तो हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। उनका कहना है कि राज्य स्वसिद्धिकरणगत तथा स्वप्रत्यक्षीकरण रत व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजनीतिक चिंतक जिसने यह तर्क दिया था यदि प्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी लाभ की बात होगी। तो उसमें कौन होंगे? लिंडसे, बार्कर, क्रैब, लास्की। तो दोस्तों वो हैं लास्की। नेक्स्ट है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य के भेद पर जोर दिया था डायसी ने। डायसी और गिलक्राइस्ट इससे संबंधित हैं। डायसी कहते हैं, डायसी ने विधिक और राजनीतिक संप्रभु की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार विधिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे सिर झुकाना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए। यह विचार अमान्य किया था। किसने अमान्य किया था? ऑस्टिन ने, हेनरी मैन ने, हैंस कैल्सन ने और टी.एल. ग्रीन ने। तो इसको अमान्य करने वाले थे हेनरी मैन। आपको मालूम है कि हेनरी ऐतिहासिक विचारधारा के सर हेनरी मैन ने इस विचारधारा को अमान्य किया है। ध्यातव्य है कि यह कथन प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, है ना, जो कि ऑस्टिन का एक कथन है।
लेकिन हैनीमैन ने इसको अमान्य कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, आपको मालूम है हीगल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह विचार हीगल का है। हीगल के अनुसार व्यक्ति का राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। इसी आधार पर हीगल ने राज्य के आंगिक एवं सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन किया और फांसीवादी विचारधारा का मार्ग प्रशस्त किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने के लिए है। ग्रीन, ब्रैडले, मैकियावेली, हॉब्स। आपको मालूम है कि मैकियावेली ने प्रिंस लिखा है, हॉब्स ने लेवियाथन, है ना। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट मिला भी सकते हैं। जैसे ग्रीन का है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये ग्रीन का है, और ब्रैडले का है इथिकल स्टडीज, इसलिए सी होगा। यहाँ पर आप मैचिंग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। ग्रीन ने लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लिखा है, ब्रैडले ने एथिकल स्टडीज, मैकियावेली द प्रिंस, हॉब्स का लेवियाथन। बहुत फेमस बुक है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार एक मनुष्य की वह क्षमता है जिससे वह अन्य मनुष्यों के कार्य को प्रभावित करता है, किंतु अपने बल पर नहीं, समाज के बल पर करता है। इस कथन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? बोसांके को, हॉलैंड को, लास्की को, वाइल्ड को। तो इस कथन का श्रेय दिया जाता है बोसांके को। बर्नार्ड बोसांके ने अधिकार में वैधानिक तथा नैतिक पक्षों को माना है। उनके अनुसार अधिकार विवेक संगत दावे हैं जिसे समाज द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? हॉब्स, पैट्रियार्का, मार्क्स, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु, पॉलिटिक्स और रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आपको मालूम है कि रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल सुमेलित है, अरिस्टोटल का पॉलिटिक्स से बिल्कुल क्लियर है, मैच है, मार्क्स का मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल मैच है, लेकिन हॉब्स ने पैट्रियार्का नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या में देख लेते हैं कि पैट्रियार्का के लिखने वाले रॉबर्ट फिल्मर है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आदर्शवादी इंग्लैंड का रहने वाला था? कांट, ग्रोशियस, ह्यूम और ग्रीन। तो इसमें ग्रीन रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो सामाजिक समानता, व्यक्ति गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्रीय अखंडता में ये सामाजिक समानता नहीं है ना, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मौलिक अधिकार की रक्षा के उच्च न्यायालय की बात आई है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है और सुप्रीम कोर्ट का 32 के अंतर्गत। तो ये याद रहना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। तो याद रहे ये है न्यायिक व्याख्या, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले की सुनवाई करते हुए 13 सदस्यीय खंडपीठ ने आधारभूत लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस न्यायिक व्याख्या के द्वारा न्यायालय अब संविधान के मूल ढांचे के विपरीत, मूल ढांचे का मतलब संविधान का जो कोर है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में है, मूल ढांचे के विपरीत बने किसी भी अधिनियम को निरस्त घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रीत मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। तो इसका आंसर होगा
बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया गया है ना? तो ये चूंकि एक करेंट क्वेश्चन है, विदेश यात्रा का अधिकार इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध पर राज्य मन्नार समिति गठित की गई थी। तो केंद्र राज्य संबंध पर राज्य मन्नार समिति जो गठित की गई थी वो तमिलनाडु द्वारा। और याद रहे इसमें क्या बताया गया, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों को पुनर्निर्धारित करने और उसमें संस्थागत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 19 अगस्त 1969 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने विधानसभा में 3 सदस्यों की एक समिति की घोषणा की। इस समिति के सभापति डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार तथा सदस्यों में डॉक्टर एस. मुदालियर, टी.पी. चंद्रा रेड्डी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? अधिनियम 1919, अधिनियम 35 और भारतीय संविधान नियम 50 और राज्य पुनर्गठन 1956 द्वारा। तो इसका आंसर होगा 35 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये समवर्ती सूची सर्वप्रथम 1935 के अधिनियम द्वारा आई। इस अधिनियम में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हो उसे अवशिष्ट विषय कहा गया। अवशिष्ट विषय पर गवर्नर जनरल कानून बना सकता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का विषय है? शिक्षा, रेल, प्रतिरक्षा और निर्वाचन। मुझे लगता है यहाँ सूची का विषय नहीं है ना? तो कौन सा विषय नहीं होगा? तो शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, संघ सूची में नहीं आता। पहले राज्य सूची में था, फिर समवर्ती सूची में आया। लेकिन संघ सूची में कौन कौन आएगा? रेल, निर्वाचन, प्रतिरक्षा आता है। केवल शिक्षा संघ सूची में नहीं है। शिक्षा जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है, यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा, ये क्वेश्चन का कट है कहीं, मैं इसको अभी क्लियर करूंगा। भारत के राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा के लिए अधिकृत नहीं है यदि बाह्य आक्रमण है, आंतरिक अशांति है, वित्तीय स्थिरता को खतरा है, सशस्त्र विद्रोह है ना? तो आंतरिक अशांति के लिए राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा के लिए अधिकृत नहीं है। 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और इस अनुच्छेद के आधार पर 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। चीनी आक्रमण के समय 1962 में, पाकिस्तान द्वारा 1971 ईस्वी में जंग छेड़ने के दौरान, और श्रीमती गांधी द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में। तो लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक शब्द को हटा दिया गया है। अब उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा अब अधिकृत नहीं है। ठीक है, यानी किस पर अधिकृत है? बाह्य आक्रमण है, वित्तीय स्थिरता को खतरा है तो 360 लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह है तो ये 352 लगाया जा सकता है।
आपको मालूम है कि जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 में है, जो राष्ट्रपति शासन है 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और यहाँ पर एक कट गया है, तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। यहाँ पर दिया है, जो मैं आपको बताया था कि अभी आएगा, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा। तो यही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उसी आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस रीति से, जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिस रीति से उनको हटाया जाता है उसी रीति से हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग जैसे लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, उसी रीति से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है लोकसभा में और राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन तक उसको रोके रखने का अधिकार है, उसके बाद वो नहीं रोक सकती। ठीक है, लोकसभा के सत्र का अवसान किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 85 खंड 2 के तहत। जैसा कि कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 85 खंड 2 में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्र अवसान कर सकेगा या लोकसभा का विघटन कर सकेगा। दोस्तों, ये जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए हम इसी पर इसको एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोवाइड करेंगे आपको। आप लोग पढ़ते रहिए और जो फ्रेंड नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।